गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के बच्चे ध्यान देंगे। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। चैप्टर फर्स्ट आप लोगों का था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्टेप्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसल उत्पादन की विधियां पढ़ रहे थे, चरण पढ़ रहे थे कि कितने मतलब कि फसल उत्पादन के लिए क्या क्या चरण से होकर गुजरना पड़ता है। How many steps should we have to follow for crop production? We have to suffer. We have to suffer for crop production. So there are 6 or 7 here. There are 7 steps for mainly we have to suffer from for crop productions. First is preparation of soil, second is sowing seeds, adding manure and fertilizers, fourth irrigation, fifth protecting, sixth harvesting, seventh storage. We have already seen these 4 ways for crop production in our previous class. We have understood these things. Now we have to understand about protecting, harvesting and storage. यानी नंबर 5th स्टेप जो है प्रोटेक्टिंग, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो इसके बारे में हम लोग अब डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी चारों के बारे में ऊपर जो एबव मेंशन 4 है इनके बारे में हम लोग डिटेल से प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोटेक्टिंग। प्रोटेक्टिंग का मतलब संरक्षण, सुरक्षा। किससे सुरक्षा? तो फसल जो हम खेतों में उगाते हैं, जो मतलब कि एक लार्ज स्केल में एक ही तरह के पौधे, हम लोग फसल की परिभाषा में पढ़े क्रोप किसे कहते हैं? जब बड़े पैमाने पर एक ही तरह के एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, बड़े पैमाने पर भूमि को एक ही प्रकार के पौधों से अभिगमित किया जाता है, उनसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोप का नाम देते हैं। उन पौधों को फसल का नाम देते हैं। तो कहने का मतलब है कि फसल उत्पादन की प्रक्रिया में प्रोटेक्टिंग भी एक मेथड है। फर्स्ट तो पहले तो बीजों की तैयारी की जाती है, मिट्टी की तैयारी की जाती है, फिर बीज डाले जाते हैं, फिर क्या किया जाता है कि एडिंग मैन्यूअल, फर्टिलाइजर, उर्वरक और खाद का प्रयोग किया जाता है, फिर सिंचाई टाइम किया जाता है उसके बाद है कि जब ये सब स्टेप से गुजर लिए हम, उसके बाद है प्रोटेक्टिंग, यानी फसलों को बो दिए, तैयार कर दिए, फसल बो दिए, खाद दे दिए, सिंचाई दे दी, पानी से टाइम से चाहिए, तो फसल ग्रो करने लगते हैं, फसलों की वृद्धि शुरू हो जाती है। तो वृद्धि के दरमियान क्या होती है कि फसलों के उपरांत जो जमीन स्पेस बचा रहता है उसमें अदर टाइप के अनडिजायर्ड प्लांट भी फसलों के साथ निकल आते हैं, यानी कि फसलों के बाद जो जमीन बनती है उसमें अनडिजायरेबल प्लांट्स भी निकल आते हैं, टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं। तो क्या किया जाता है? ये अनडिजायरेबल जो प्लांट्स होते हैं वो पौधों की जड़ों को आगे फैलने नहीं देते, अपनी जड़ों से स्पेस को कवर कर लेते हैं। तो फसलों की जड़ों को आगे नहीं फैलने देते, ये फसलों की वृद्धि में रुकावट पैदा करते हैं। उनके हिस्से का जो है मैन्यूर, फर्टिलाइजर और वाटर भी एब्जॉर्ब करके और फसलों से भी तीव्र गति से ये बढ़ते हैं, ठीक है। और उनकी जड़ों को भी जो दूर तक जाना चाहिए उनको नहीं बढ़ने देते, क्योंकि स्पेस को कवर कर लेते हैं, अपनी जड़ों से जकड़ लेते हैं। तो क्या होता है कि फसलों की उचित वृद्धि के लिए इनका टाइम टू टाइम इनको हटाना जरूरी हो जाता है, इनसे फसलों की सुरक्षा जरूरी हो जाती है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स देयर इज नीड फॉर रिमूविंग इट, इनकी हटाने की आवश्यकता जरूरत हो जाती है। इसे ही हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिंग। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिंग कहते हैं। और फसलों के साथ जो अनडिजायरेबल प्लांट्स उग जाते हैं उनको वीड्स नाम देते हैं, यानी खरपतवार निकलते हैं। समटाइम्स अनडिजायरेबल प्लांट्स स्टार्ट ग्रोइंग विद द क्रॉप्स। कभी कभार मतलब पौधे के साथ अवांछित पौधे भी मतलब कि वृद्धि करते हैं। दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। वीड्स जनरली स्टार्ट ग्रोइंग एट द इरिगेशन स्टेज, ठीक है। जब हम फसलों की सिंचाई करते हैं तो मिट्टी क्या होती है कि मिट्टी जो है मुलायम हो जाती है, जिससे कि अगल बगल भी दूसरे टाइप के पौधे निकलने लगते हैं। Sometimes seeds of weeds may get mixed up with desirable seeds while sowing। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है ना कि फसलों के बोने के समय ही, सोइंग के टाइम ही मतलब कि हम लोग बीजों के चयन में अच्छे ढंग से बीजों का चयन नहीं कर पाते हैं, मतलब सावधानी पूर्वक, जिससे कि उनके साथ
उनके साथ उसी वक्त कुछ अवांछनीय पौधों के बीज भी मिट्टी में चले जाते हैं और जो फसलों के साथ ही वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। वीडों के रिमूवल को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग वीडिंग कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग निराई कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग नाम देते हैं निराई। ठीक है, इन खरपतवार का नाम कर सकते हैं। Weeding is necessary because weed absorb essential nutrient and water from soil which affects the proper growth of plant। जैसा मैं अभी बताया कि ये जो खरपतवार होते हैं ये पौधों के हिस्से के खाद और उर्वरक और जल को भी अपनी वृद्धि के लिए अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पौधों को पर्याप्त खाद और जल नहीं मिल पाता। ठीक है, उनके साथ ये भी वृद्धि करने लगते हैं। Amaranthus, wild wild oat, grass and केनोपोडियम आर द कॉमन वीड्स। कुछ कॉमन वीड्स के नाम हैं, जैसे कि व्हाइट ओट कह रहा है जंगली जई, घास हो गए, केनोपोडियम हो गया, एमरेंटस आर द कॉमन वीड्स। वीड्स में बी रिमूव्ड मैन्युअली बाय आइदर uprooting them और by cutting them with the help of a trowel and harrow। करा कि खरपतवार को कई ढंग से खेतों से हटाया जाता है, कुछ तो मैन्युअली ढंग से यानी पारंपरिक विधि से उन्हें उखाड़ कर, और दूसरे तरीका है उन्हें काट कर ट्रावेल और हौरों की मदद से, जिसे हम लोग गांव में हसुआ करते हैं, बांकी करते हैं। ठीक है, उनसे काट कर या ट्रावेल और हौरों से काट कर। मैन्युअली वीडिंग इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड। कह रहा है कि पारंपरिक विधि से जब खरपतवार को हम लोग हटाते हैं तो बहुत ज्यादा समय लेता है। Therefore weedicides are used to control weed। इसलिए उन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए भी बाजारों में कई तरह की मेडिसिन आ गए हैं, दवाइयां आ गई हैं, केमिकल्स आ गए, रसायन आ गए हैं। विच आर स्प्रेड इन द फील्ड्स। उन रसायनों को खेतों में छिड़का जाता है टू किल द वीड्स, खरपतवार को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए, मिटाने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। और ये एक केमिकल्स क्या होते हैं कि फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और खरपतवार को क्या करते हैं, सफाया कर देते हैं खेतों से। द वीडिसाइड्स आर डिल्यूटेड विथ वाटर। और कहने का मतलब इन वीडिसाइड्स को वाटर में घोला जाता है, या खेतों में ही मान लीजिए कि खेतों में सिंचाई करके वीडिसाइड छिड़क देते हैं हम, या दूसरा तरीका है कि इनको वाटर में घोला जाता है और फिर इन्हें स्प्रे किया जाता है। इफ द केमिकल्स आर स्प्रेड इन एक्सेस दे में इंटर द फूड चेन। कहने का मतलब कि उन केमिकल्स का भी यूज हमें एक लिमिट पैमाने पर ही करना है, अदरवाइज वे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। या ये हम यूं कह सकते हैं कि अगर उनका ज्यादा यूज करते हैं तो उनका प्रभाव फसलों पर भी पड़ता है, जिससे वे हमारे फूड चेन में प्रवेश कर जाते हैं। यानी फसलों पर पड़ता है तो फसलों के बीजों पर पड़ेगा, उनके फलों पर पड़ेगा, और जिसे हम खाते हैं तो हमारे आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। अगले स्टेप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अब हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसलों की कटाई। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैन्यूरिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि कह रहा है कि फसलों की कटाई, फसलों की उचित वृद्धि के बाद जब फसल तैयार हो जाते हैं तो उनकी कटाई को हम हार्वेस्टिंग करते हैं। द हार्वेस्ट पीरियड डिफर्स फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। यह कटाई का समय फसलों की किस्मों पर निर्भर करता है, कौन फसल किस मौसम में काटी जाएगी, उसके काटने का समय क्या होगा। ठीक है, वीट इज हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन नवंबर एंड अप्रैल। करा कि जैसा कि गेहूं नवंबर और अप्रैल के बीच के, वीट इज हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन नवंबर एंड अप्रैल। कहने का मतलब कि गेहूं का जो है कि नवंबर दिसंबर में गेहूं की बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है, वही बोल रहा है। रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द जून एंड सितंबर। और रबी क्रॉप्स जो है मतलब कि जस्ट नवंबर दिसंबर से पहले रबी क्रॉप्स काटी जाती है। यूं कहें हम अक्टूबर से लेकर नवंबर का पीरियड रबी क्रॉप्स के कटाई का होता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं हार्वेस्टिंग इज केरल क्रॉप इज डन आइदर मैनुअली विद द हेल्प ऑफ सिकल और विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर अटैच्ड टू ए ट्रैक्टर। कह रहा है कि हार्वेस्टिंग जो है केरल क्रॉप्स का, जैसे कि दलहनी फसलों का जो कटाई का कार्य होता है वो तो या तो मैनुअली सिकल से होता है, पारंपरिक जो हंसिया चलता है
गांव में उसके माध्यम से होता है, या मशीन के थ्रू होता है जैसे हार्वेस्टर कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक ट्रैक्टर से वो जुड़ा होता है, उसके आगे हार्वेस्टिंग करने वाला डिवाइस लगा होता है, यंत्र लगा होता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई के उपरांत द ग्रेन्स हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप। हार्वेस्टिंग के उपरांत जो है फसलों को अलग करने की जरूरत होती है। कटे पौधों से फसलों को कटी फसल से मतलब कि अनाज के दानों को अलग करने की जरूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यह प्रक्रिया जो है मतलब कि फसलों में भी है, जो बालियां हैं, चैफ का मतलब बालियां हो गई, इसे हम लोग बोल सकते हैं, एक टर्म आया है चैफ, इसे हम लोग बोल सकते हैं जो है बालियां, या इसे हम लोग बोल सकते हैं छिलके। ठीक है, यानी कि फसलों के छिलके से, फसलों के छिलकों से उन्हें अलग करने की जरूरत होती है, सब जो आपस में मिले होते हैं। ठीक है, आफ्टर हार्वेस्टिंग फसलों के छिलकों से उन्हें अलग करने की जरूरत होती है, फसलों के छिलके, उनसे इन्हें अलग करने की जरूरत होती है। तो छिलके या ऊपरी आवरण, इससे बोल सकते हैं ऊपरी आवरण, ऊपरी आवरण, उनसे उन्हें अलग करने की जरूरत होती है। जिस प्रक्रिया को हम इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग में ही एक प्रोसेस है थ्रेशिंग, इससे होकर हमें गुजरना पड़ता है, थ्रेशिंग से होकर हमें गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसे हम लोग जो हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं ओसाई बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इस प्रक्रिया से होकर हमें गुजरना पड़ता है। थ्रेशिंग कैन बी डन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन, यह भी मतलब कि मशीन के द्वारा होता है या पारंपरिक विधि से होता है। स्पेशल काइंड ऑफ हार्ड मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग एट द सेम टाइम। और कुछ ऐसी भी मशीनें होती हैं जो क्या करती हैं कि फसलों की कटाई भी करती हैं और उनके उसावन का भी कार्य करती हैं, दोनों एक ही साथ कर देती हैं। कुछ ऐसी भी मशीनें आ गई हैं मार्केट में जो दोनों का एक ही साथ करती है, जिससे क्या आसानी से फसलों को उनके चैफ से अलग कर लिया जाता है। Separation of grains from the chaff is also necessary step. Chaff is the material consisting of seed covering and a small pieces of stem or leaves that have been separated from the seeds. chaff वही बताया कि chaff एक तरह का ऊपरी आवरण होता है, बाहरी आवरण होता है, जो फसलों के बीजों के साथ लगा होता है। तो उनसे हमारे अनाजों को अलग करने की जरूरत होती है। जब अनाज तैयार होते जाते हैं, कटाई अनाजों की हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उन मतलब कि बीजों के साथ जो लगे होते हैं उनसे उन्हें अलग करने की जरूरत होती है। और कुछ मशीन ऐसे होते हैं जो कि ये भी काम, दोनों का कटाई और उसके साथ चैफ से बीजों को अलग करने के दोनों प्रोसेस को एक ही साथ संपन्न कर देते हैं, जिससे हमें अपने कार्य में सुगमता हो जाती है। और आज हम लोग का जो है मतलब कि प्योर अनाज जो है हम लोग का जो मतलब डिजायर्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, जिससे हम लोग का वांछित अनाज तैयार हो जाता है। Separation of grain from the chaff can be carried out by the process of winnowing. कुछ तो कभी कभी ओसान विधि से भी विनोइंग इसे बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं, विनोइंग भी बोलते हैं इसे हम लोग। थ्रेशिंग विधि से या विनोइंग विधि से भी, यानी कि ये भी इसी तरह का होता है, एक स्टेप होता है विनोइंग मतलब। In this process, the grain chaff mixture is gradually dropped on the ground from a head, just like same. इसी प्रकार का प्रोसेस होता है विनोइंग। इस विधि से इसे अलग कर लिया जाता है। The chaff is blown away by the wind
being lighter and grains falls vertically। इस तरह से क्या होता है कि विनोइंग प्रोसेस में क्या किया जाता है कि चैप और जो हमारे फूड ग्रेन्स है दोनों से मिक्स अनाज को जमीन पे गिराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वहां हवा की उपस्थिति होती है। तो क्या होता है कि जो भारी अनाज है जमीन पे गिर जाता है और जो मतलब कि अनाजों के छिलके जो है चैप है वो हवा की तरफ ब्लोन कर दिए जाते हैं, मतलब कि वो दूर कहीं फेंक दिए जाते हैं। इस तरह से हमारा शुद्ध जो ग्रेन है मतलब कि हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप जो है स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भंडारण, अब जो हमारा जो शुद्ध जो है अनाज जो तैयार हो जाता है, अब तैयार के उपरांत उस अनाज को हम लोग को कहीं सेफ जगह पर भंडारित करने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि मतलब कि जब हमारा शुद्ध अनाज तैयार हो गया तो उसे हमें किसी जगह पर भंडारित करने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज क्या होगा, उसे अच्छी जगह पर भंडारित नहीं करेंगे तो वो अनाज हमारा मतलब कि कहीं मतलब कि नमी से या कहीं कुछ मतलब वो अनाज हमारा बर्बाद होता है, कहीं मतलब कि विड्स से या कहीं चूहों की उपस्थिति से वो हमारा अनाज क्या होता है कि वो नुकसान होता है, बर्बाद होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि बाजार मार्केट की परिस्थितियां भी ऐसी होती है कि हमें मतलब कि उस फसल का उचित जो रेट होता है वो नहीं मिल पाता, जिसके चलते हमें अपने अनाज को कहीं सेफ जगह पर भंडारित करने की आवश्यकता होती है, ताकि जैसे ही मार्केट की सिचुएशन, मार्केट का जैसे ही मतलब कि रेट अच्छा मतलब कि आता है स्टैंडर्ड पे, तो अनाज लोग अपने किसान लोग अपने अनाजों को मार्केट में ले जाते हैं। तो ये है सेफ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है स्टोरेज, यानी कि हमारा शुद्ध जब अनाज तैयार हो गया तो उसे भी तो हमें किसी जगह पर मतलब रखने की जरूरत है भविष्य के यूज के लिए, ताकि हम उस अनाज का अच्छे प्रकार से यूज कर सके और बहुत दिनों तक यूज कर सके। सेफ स्टोरेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क सिंस मॉइस्चर इनकरेजेस माइक्रोबियल ग्रोथ इन इंसेक्ट। मतलब कि अनाजों का उचित भंडारण जरूरी है, क्योंकि नमी कहीं से भी अगर उस अनाज में नमी का कहीं से भी प्रवेश हुआ तो क्या हुआ, सूक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी को बढ़ावा देता है, सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है, और कीट पतंग, चूहे, ठीक है, ये सब ये इस तरह के जो है माइक्रोब्स या इस तरह के मतलब कि जीव जंतु अनाजों को हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। द फ्रेश क्रॉप्स हैज मोर मॉइस्चर इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। करे का मतलब कि जब अभी हमारा क्रॉप तैयार होता है, जो खेतों से तुरंत निकलता है, तो उसमें अभी नमी की मात्रा होती है, इसलिए क्या किया जाता है कि उसे सुखाकर हमें भंडारित करना चाहिए, क्योंकि अगर नमी की मात्रा रहेगी तो फिर जर्मिनेशन होगा बीजों का। जरा सा भी नमी, एक तो बीजों में नमी है और दूसरे अगर हम जहां भंडारित किए अगर वहां भी अगर सिचुएशन वैसा है मॉइस्चर का, तो क्या होगा कि बीज अंकुरित होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि सारे बीज हमारे बर्बाद हो सकते हैं। Therefore, before storing them, they should be dried properly in sunlight to reduce the moisture। इसलिए बीजों को भंडारित करने से पहले उनका क्या करना चाहिए, हमें उन्हें अच्छे ढंग से सुखाना चाहिए। This prevents the attack by insect, pests, bacteria and fungi। और ऐसा करने से क्या होता है कि उन हमारे बीजों पर जो है बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, फंजाई और कीटाणु, इंसेक्ट्स का, कीटों का जो आक्रमण कम हो जाता है। फार्मर्स स्टोर्स ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स। कहा कि हमारे देश में किसान लोग क्या करते हैं कि इन अनाजों को जूट के बोरों में या धातु के बीन्स जो बने होते हैं, धातु के जो हम लोग बोल सकते हैं, धातु के जो बड़े बड़े मतलब कि ड्रम जैसे जो हम लोग के मतलब वहां से नाम दिया जाता है कि धातु का जो है जार टाइप का, बीन टाइप का बड़ा बना होता है, ठीक है, धातु के कुंडे जो बने होते हैं उनमें एकत्र किसान लोग रखते हैं अनाजों को। पेस्टिसाइड्स शुड बी स्प्रेड इन गोडाउन्स बिफोर स्टोरिंग बैग्स ऑफ फूड ग्रेन्स एंड चेक टाइम टू टाइम फॉर इन्फेक्शन ऑफ एनी काइंड। क्या किया जाता है कि इन धातु के जो कुंडे बड़े बड़े बने होते हैं जिनमें अनाजों को एकत्रित किया जाता है, क्या करते हैं कि उनमें पेस्टिसाइड्स भी डाला जाता है, और मतलब कि अनाजों को रखने से पहले पेस्टिसाइड्स भी डाला जाता है, और टाइम टू टाइम उनको चेक भी किया जाता है कि कहीं उनमें इन्फेक्शन नहीं ना हो गया है, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स अपनाए जाते हैं। हम नाउ नो द की वर्सन हम देखें, ग्रो फसल व्हेन प्लांट्स
क्रॉप किसे कहते हैं? व्हेन द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। यानी फसल उसे कहते हैं जब किसी भूमि पर बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार की एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं उसे क्रॉप कहते हैं। खरीफ क्रॉप वे होती हैं जो कि बारिश के मौसम में बुआई की जाती है जिनकी। रबी क्रॉप्स वे होते हैं जिनकी जाड़े में विंटर सीजन में बुआई की जाती है। और फसलों का हार्वेस्टिंग क्या है? तो फसल जब तैयार हो गए तो उनको काटने की प्रक्रिया हार्वेस्टिंग कराते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैन्यूरिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसलों को परिपक्व होने के बाद उनकी जो कटाई की जाती है उन्हें हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। रबी क्रॉप्स जो है, रबी क्रॉप का समय है नवंबर टू अप्रैल। नवंबर से अप्रैल के बीच में रबी क्रॉप्स उगाए जाते हैं हमारे देश में। खरीफ क्रॉप्स का टाइम है क्या? हम लोग बोल सकते हैं कि जून जुलाई या जुलाई अगस्त टू अक्टूबर नवंबर जो खरीफ क्रॉप का टाइम है। रबी क्रॉप का टाइम नवंबर टू अप्रैल हो गया। फिर से सोन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। बीजों की बुआई जो की जाती है या तो पारंपरिक ढंग से की जाती है या सीड ड्रिल से की जाती है। पारंपरिक ढंग से हाथ से छींटते हैं आदमी और सीड ड्रिल से मशीनों में ही बीजों को डाला जाता है। इस तरह हुआ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चैप इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यानी कि फसलों के छिलकों से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेशिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन इज मस्ट बिकॉज पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वास्टली। और फसलों का उचित भंडारण जरूरी है क्योंकि अगर हम उचित भंडारण नहीं करेंगे तो नमी को पाकर माइक्रोब्स और कुछ सूक्ष्मजीव या पीड़क क्या होता है कि फसलों में लग जाते हैं जो फसलों को नुकसान कर देते हैं। ठीक है, थैंक्स। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।